सबसे पहले बात करेंगे झारखंड में शाम 5 बजे तक 67.59% मतदान हुआ है। जामताड़ा में शाम 5 बजे तक 74.21% मतदान हुआ है। दुमका में शाम 5 बजे तक 70.39% मतदान। गिरिडीह की बात करें तो 5 बजे तक 67.12% मतदान हुआ है। देवघर में शाम 5 बजे तक 65.76% मतदान। धनबाद में शाम 5 बजे तक 52.31% मतदान हुआ है। तो झारखंड का आंकड़ा क्या कुछ कह रहा है और ये जो वोट परसेंटेज सामने निकल कर आया है, ये किसके लिए अच्छा संकेत है और किसके लिए ये खतरे की घंटी है, ये आने वाला वक्त बताएगा। 23 नवंबर जब नतीजे आएंगे। आपको बता दें कि किस्सा कुर्सी में आज बात वोट के पर्व की। महाराष्ट्र, झारखंड और उपचुनाव के लिए जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। 23 को ही पता चलेगा कि किसकी जीत होगी और किसको हार का मुंह देखने को मिलेगा। हालांकि इस बार चुनाव में जनता के मुद्दे नदारद रहे। ज्यादातर नेताओं के जुमले और नारे हावी रहे। न किसानों की बात हुई, न रोजगार की बात हुई, सिर्फ नारे और नारों का शोर सुनाई देता रहा और उन्हीं नारों पर जुबानी जंग चलती रही। जनता ने किन मुद्दों पर वोट किया है वो 23 को ही साफ हो पाएगा। लेकिन आज मतदान के महापर्व में क्या क्या खास रहा, आम सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। तो वहीं झारखंड को लेकर बात करें तो झारखंड की बची हुई 38 सीटों पर जनता ने वोट कास्ट किया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 9, पंजाब की 4, केरल की 1 विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। इन सब के बीच तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप महाराष्ट्र की तस्वीर देख सकते हैं, झारखंड की तस्वीर, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, 4 सीटों पर वोटिंग यहां पंजाब में भी हुई और उत्तराखंड की सीट पर भी वोटिंग हुई। साथ में केरल, वायनाड जो कि अपने आप में बेहद खास है, यहां पर प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में है, यहां पर भी वोटिंग हुई। और इन सब के बीच झारखंड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। शाम 5 बजे तक का वोट परसेंटेज सामने निकल कर आया है। 67.59% मतदान हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें, जामताड़ा में शाम 5 बजे तक 74.21% वोटिंग। दुमका में शाम 5 बजे तक 70.39% मतदान। गिरिडीह में शाम 5 बजे तक 67.12% मतदान। देवघर में शाम 5 बजे तक 65.26% मतदान हुआ है। धनबाद में शाम 5 बजे तक 52.31% मतदान हुआ है। वोट परसेंटेज को लेकर आपको दिखा रहे हैं और तस्वीर कहां पर क्या स्थितियां रही। महाराष्ट्र के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर वोट परसेंटेज बहुत कम सामने निकल कर आया और वाकई अगर जब हम मतदान की बात करते हैं, जो कि आपका अधिकार है, हर किसी का राइट्स है, और अगर इस राइट को आप पूरा करने नहीं जाते तो वाकई आप सवाल भी सरकार से नहीं खड़े कर सकते। लेकिन अभी फिलहाल जो वोट परसेंटेज है वो झारखंड का आपको हम दिखा रहे हैं। 5 बजे तक 67.59% मतदान हुआ है। झारखंड की बात करें, जामताड़ा में 74.21%, दुमका में शाम 5 बजे तक 70.39% मतदान हुआ है। गिरिडीह की अगर बात करें तो 5 बजे तक 67.12% मतदान। दुमका में शाम 5 बजे तक 70.39% मतदान हुआ है। झारखंड में, महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार, ये क्लियर हो जाएगा 23 नवंबर को, यानी अब से 3 दिन बाद। वोटिंग हो गई है और आज का जो मतदान है, मतदान प्रक्रिया भी संपन्न हो गई है। गिरिडीह में शाम 5 बजे तक 67.12% मतदान हुआ है। दुमका में शाम 5 बजे तक 70.39% मतदान हुआ है। ऐसे में तमाम जगह झड़प की खबरें भी सामने आई। तो झारखंड में बीजेपी करेगी वापसी या फिर बचा रहेगा जेएमएम का किला, ये देखने वाली बात होगी। सूबे की 81 विधानसभा सीटों पर 2 फेज में वोटिंग हुई। पहले फेज में 13 नवंबर को 43 सीटों पर मतदान हुआ था, जबकि 38 सीटों पर आज वोटर्स ने मताधिकार का प्रयोग किया। झारखंड में मुकाबला एनडीए, भाजपा, एजीएसयू और इंडिया ब्लॉक झामुमो कांग्रेस के बीच है। अब किसकी वापसी होगी, बीजेपी की वापसी होगी या फिर जेएमएम अपना किला बचाकर रख पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। अब बात करेंगे यूपी से बड़ी खबर आ रही है। मीरापुर में 5 बजे तक 57.02% मतदान। यूपी खैर में 5 बजे तक 46.35% मतदान।
फूलपुर में 5 बजे तक 43.43% मतदान, करहल में 5 बजे तक 53.92% मतदान, सीसामऊ की बात करें तो 5 बजे तक 49.03% मतदान हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर अगर बात करें तो क्या वोट परसेंटेज सामने निकल कर आया है वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 9 सीटों पर मतदान था। मीरापुर में 5 बजे तक 57.02% मतदान, खैर में 5 बजे तक 46.35% मतदान और इसके साथ ही फूलपुर में 5 बजे तक 43.43% मतदान हुआ है। करहल में 5 बजे तक 53.92% मतदान, सीसामऊ में 5 बजे तक 49.03% मतदान हुआ है। अब बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी आ रही बड़ी खबर की। शाम 5 बजे तक का वोट परसेंटेज सामने आ गया है। शाम 5 बजे तक 58.22% मतदान महाराष्ट्र में हुआ है। मुंबई शहर में 5 बजे तक 49.07% मतदान हुआ है। मुंबई शहर की बात करें तो 5 बजे तक 49.07% मतदान हुआ है। ये वोट परसेंटेज किस पार्टी के लिए अच्छे संकेत है, किसके लिए खतरे की घंटी है, ये साफ होगा 23 नवंबर को। लेकिन इन सब के बीच किस तरह से मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में आज हिस्सा लिया, लेकिन कहीं कहीं जो वोट परसेंटेज सामने निकल कर आया वो काफ़ी कम है। हालांकि अगर हम महाराष्ट्र का ओवरऑल वोट परसेंटेज की बात करें तो काफ़ी कम इसे कह सकते हैं, क्योंकि 58.22% मतदान जो है वो यहाँ पर हुआ है। और मुंबई के कई ऐसे इलाके रहे जहाँ पर हमने ये भी देखा पोलिंग बूथ जो हैं वो खाली रहे। इन सब के बीच हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। आनंद सिंह बारामती से हमारे साथ लाइव हैं, जतिन रावल कलिना से हमारे साथ लाइव हैं, डेरेल मिरांडा वर्ली से हमारे साथ हैं, रितेश मिश्रा साहिबगंज से हमारे साथ हैं, निकिता सरीन हमारे साथ कटहरी से हैं। और सबसे पहले आनंद मैं आपके पास आना चाहूँगी, वोट परसेंटेज सामने निकल कर आया है। ओवरऑल वोट परसेंटेज अगर हम महाराष्ट्र को लेकर बात कर रहे हैं तो ये किस तरफ इशारा कर रहा है, किसके लिए अच्छे संकेत है, किसके लिए खतरे की घंटी है? और कुछ मुंबई के ही ऐसे इलाके रहे जहां पर हमने देखा पोलिंग बूथ जो है वो खाली रहे, वहां पर वोट परसेंटेज जो है वो काफी कम निकल कर आया है, इसकी क्या वजह रही? देखिए अनन्या, जिस तरीके से आज जब वोटिंग की शुरुआत हुई थी सुबह में, तो लोग जो हैं महाराष्ट्र में खुलकर आए थे और पोलिंग बूथ्स पे लंबी लाइन देखने को मिली। मगर जैसे जैसे दिन बढ़ता गया वैसे वैसे जो वोटिंग परसेंटेज है, जो पिछले बार का अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 5 बजे तक की जो वोटिंग रिकॉर्ड की गई है महाराष्ट्र में वो काफ़ी कम है पिछले 2019 के चुनाव से अगर हम उसको कंपेयर करते हैं, चूंकि 58.22% की ही वोटिंग हुई है महाराष्ट्र में। खास तौर पर जिस तरह से मुंबई में काफ़ी वोटिंग सेंटर्स ऐसे थे जहां पे लोग ना के बराबर वहां पे दिखे हैं वोटिंग सेंटर्स पे, तो इसीलिए मुंबई की जो वोटिंग परसेंटेज भी है वो काफी कम है अभी तक, जो 49% के आसपास गई है वहां पर। और अगर हम ओवरऑल महाराष्ट्र की बात करें, जैसा कि मैं अभी बारामती में हूं और यहाँ पर चूंकि महाराष्ट्र में जो दोनों अलायंस है, चाहे वो महायुति के अलायंस हो जिसमें बीजेपी है, सिंधे की शिवसेना है और फिर अजीत पवार की एनसीपी है, तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी से कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी, दोनों अलायंस आमने सामने हैं। और ये जो लड़ाई है, जिस तरह से जो दो पावर हाउसेस थे महाराष्ट्र में 2019 के चुनाव के बाद, दो पावर हाउसेस शिवसेना और एनसीपी में जिस तरह से बिखराव हुआ और उसके बाद जो दो रीजनल बड़ी पार्टीज थी वो 4 पार्टीज में तब्दील हो गई, तो ऐसे में जो वोटिंग है तो लोगों के अंदर भी काफी कश्मकश है कि किस तरीके से वो किसको जाकर वोट दे, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत है लोगों में कि असली सेना कौन है, असली एनसीपी कौन है। और अगर हम सीटों की बात करें खास तौर पे, तो सेना वर्सेस सेना, जो शिंदे की, एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और दूसरी तरफ जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, तो वो 46 सीटों पर राज्य में आमने सामने है। वहीं एनसीपी, दोनों जो गुट है, शरद पवार की गुट हो या अजीत पवार की गुट हो, दोनों 37 सीटों पे साथ है। और वहीं बीजेपी और कांग्रेस का जो मुकाबला है वो 76 सीटों पर आमने सामने का मुकाबला है। मगर खासतौर पे अगर हम इस बारामती की सीट की बात करें तो बारामती की सीट काफी हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ पर फिर से पवार वर्सेस पवार देखने को मिला। होम टर्फ है शरद पवार और अजीत पवार दोनों का ही। और जिस तरीके से अजीत पवार जो खुद उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के महायुति सरकार में, तो उनके लिए ये चुनाव बेहद ही खास है, क्योंकि 59 सीटों पे उनकी पार्टी चुनाव यहाँ लड़ रही है महाराष्ट्र में। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे वो महायुति के
फेवर में कहीं भी नहीं थे। मगर जिस तरह से महायुति ने लोकसभा में हार से अपनी सबक लेते हुए उन्होंने जिस तरह से स्कीम्स यहाँ पे लॉन्च की, चाहे वो लाडकी बहन योजना हो या फिर सिलेंडर पे रियायत देने की बात हो, तो ये स्कीम्स लोगों के मन में बैठ गए थे। तो उसी का फायदा चाहती थी महायुति यहाँ लोगों को लुभाने के लिए। मगर जिस तरीके से गारंटीज महाविकास आघाड़ी ने भी लोगों के बीच में लाए, तो उससे भी ये मुकाबला जो है बेहद ही दिलचस्प हो गया है। अगर हम बात करें खास तौर पे बारामती की, तो अजीत पवार के पास बहुत कुछ है खोने के लिए, क्योंकि उनके लिए ये उनका होम टर्फ है। और जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में उनकी पार्टी सिर्फ एक सीट पे सिमट गई थी, तो उनके लिए ये चुनाव सर्वाइवल का एक टेस्ट है और उनके लिए ये बहुत बड़ा जो कहा जाता है कि और वो जो सबसे एनसीपी बड़ा की टेस्ट लड़ाई अगर चल उनकी रही है जिंदगी का कि हो, दो तो ये सबसे पार्टियां, बड़ा एक टेस्ट तो होगा। एक शरद पवार की एनसीपी है, दूसरी अजित पवार की एनसीपी है, और कौन सी असली एनसीपी है, ये लड़ाई तो लगातार चल ही रही है। हमारे साथ जतिन रावल भी जुड़े हुए हैं, कलीना से हैं। जतिन, कलीना को लेकर क्या जानकारी है, क्या वोट परसेंटेज वहां पर रहा? बता दूं, कलीना के जो वोट परसेंटेज की अगर बात करूं तो 47.89% जो है वो यहाँ पर जो चुनाव का जो है वो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर कलीना के अंदर देखा गया है कि जो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वहां से जो संजय पोतनीस है वो लगातार जो है वो यहाँ पर जीतते आ रहे हैं। इस बार इनकी जो मुकाबला जो होगा वो जॉर्ज जो कि कांग्रेस से है, जॉर्ज वहां उनके साथ ये मुकाबला जो है उनका होगा। लेकिन ये कांटे की टक्कर जो है वो बहुत सारे इलाकों में इस बार जो है वो रहने वाली है। महायुति और महाविकास आघाड़ी को के जो दो अलायंस है, दोनों अलायंसों के बीच में हर जगह पर, चाहे हम सुबह में थाने थे, थाने में भी जो है वो वही परिस्थिति है, भिवंडी में भी हमने देखा वही है। यानी कि हर जगह पर वही परिस्थिति जो है वो दोनों जगह पर टक्कर रहने वाली है कड़ी, क्योंकि निर्दलीय जो इस बार जो है बैठक बहुत ज्यादा निर्दलीय पक्ष ने जो है इस बार चुनाव लड़ा है, वो कहीं न कहीं दोनों पक्षों को अब देखना है कि मतदारों ने किस तरफ जो है वो इशारा किया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं वो उपस्थित है, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानने का प्रयत्न करते हैं। आपने भी अपने मताधिकार का उपयोग किया होगा, किस तरह से देखते हैं महायुति और महाविकास आघाड़ी के अलायंस को? महाविकास आघाड़ी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़ रही है और महाविकास आघाड़ी आदरणीय उद्धव ठाकरे भावी मुख्यमंत्री हैं हमारे, और इस बार भी पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बन रही है। हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ का जिला उपाध्यक्ष हूँ। लोगों से जैसे हमने बातचीत की, लोगों का कहना है कि एकनाथ शिंदे ने लाडकी बहन योजना चालू की, उससे महिलाओं को काफी फायदा हुआ। देखिए, लाडली बहना योजना जो चालू किया हुआ है हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने, वो हमारे लिए गेम चेंजर साबित होगा। इसलिए गेम चेंजर साबित होता है, महिलाएं बहनें ने खुल करके हमें समर्थन आशीर्वाद दिया हुआ है। महाराष्ट्र के विकास के लिए, देश की रफ्तार आगे बढ़ाने के लिए महायुति सरकार को जो है लोगों ने उत्साहित होकर के वोट दिया हुआ है, क्योंकि मुंबई की रफ्तार रुक न जाए। उन्होंने देखा कि कोरोना काल में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री। चलिए ठीक है, आपके पास आएंगे। आपकी आवाज़ ठीक से जतिन हम तक पहुंच नहीं पा रही है फिलहाल। एक बार रितेश मिश्रा के पास चलते हैं। रितेश, साहिबगंज में आप मौजूद हैं। ओवरऑल अगर झारखंड को लेकर समझना चाहें तो क्या स्थितियां रहीं, वोट परसेंटेज किस तरफ इशारा कर रहा है, किसके लिए अच्छे संकेत है, किसके लिए खतरे की घंटी है, और क्या रहा, क्योंकि सेकेंड फेज में यहाँ पर वोटिंग हुई है आज, क्या रहा जनता के मन में? अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी जितने भी 38 सीट है वहां से आ गए हैं कि आंकड़े क्या है, तकरीबन 68%। हो सकता है 1-2% उसमें और इजाफा हो, क्योंकि अभी पूरी तरीके से फाइनल जो आंकड़े हैं वो नहीं आए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बार झारखंड में, चाहे वो इंडी अलायंस हो, एनडीए अलायंस हो, उनके लिए झारखंड विधानसभा चुनाव की लड़ाई काफी टफ रही है। और आप देखिए कि तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो झारखंड की चुनावी लड़ाई में ना सिर्फ चुनाव के समय बल्कि उसके काफी पहले से ही जुट चुके थे। लेकिन इस बार अगर देखा जाए कंपैरेटिवली, चाहे 2019 के चुनाव की अगर बात करें, तो उस समय जेएमएम भारी पड़ रही थी, और उसके पीछे की वजह ये थी कि जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट पार्टियां ये काफी इंटैक्ट थी। और उस समय अगर बात करें तो बीजेपी में आपसी अंतर्कलह थी, इसके अलावा कहे भीतर घात की समस्या थी, और
अलायंस इनका नहीं हुआ था आजसू पार्टी के साथ और अन्य पार्टियों के साथ, और यही कारण था कि 2019 में बीजेपी दोबारा सत्ता में नहीं आई। लेकिन इस बार अगर देखेंगे तो बीजेपी इंटैक्ट है पूरी तरीके से, चाहे वो आजसू हो, जेडीयू हो, यहां तक कि एलजेपी, भले ही उसे एक सीट दी गई है लेकिन सभी पार्टियां जो हैं वो कोऑर्डिनेटेड दिख रही हैं, उनके अंदर इंटरैक्शन दिखा और धुआंधार प्रचार किया बीजेपी के नेताओं ने। और सबसे खास बात मैं आपको बता दूं कि भले ही हेमंता विश्व शर्मा हो, शिवराज सिंह चौहान हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो, इन तमाम लोगों ने प्रचार की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन स्थानीय नेताओं को इस बार बीजेपी ने प्रमुखता से आगे रखा और पूरी जो कमान है उसने बाबूलाल मरांडी, जो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, उनके हाथ में सौंपी है। और बाबूलाल मरांडी का संघ से काफी पुराना नाता रहा है, संघ के वो कद्दावर नेता रहे हैं, उसके कार्यकर्ता रहे हैं और इस बार संघ ने भी बीजेपी की मदद की है। तो यही कारण है कि अगर देखा जाए तो पलड़ा, क्योंकि 81 विधानसभा सीट है और इसमें इंडिया न्यूज की टीम ने ज्यादातर सीटों पर हमने कवर किया है और यही कारण है कि एक कंक्लूजन पर हम निकल रहे हैं कि इस बार अगर देखा जाए तो बीजेपी अलायंस भारी है। और इस पर देखिए कि नेताओं की तो आपसी बहसबाजी चल ही रही है स्टूडियो के अंदर, प्रवक्ताओं की। कुछ लोग हैं और जनता से बड़ा पैनलिस्ट कोई नहीं हो सकता है। ये बताइए कि इस बार क्या है झारखंड में, किस आधार पर आपने वोट दिया और अब आप लोगों के बीच में चर्चा क्या है, किसकी सरकार चाहते हैं? देखिए, हम लोग तो पहले से भी भाजपा से जुड़े हुए हैं और चाहते हैं कि हमेशा ही भाजपा ही रहे, लेकिन इस बार यहाँ पे जो मुद्दा रहा इस 5 साल में, स्थानीय तौर पे ना रोड बढ़िया रहा, ठीक है, रोड के लिए हम लोग पूरे 5 साल तरसे हुए हैं और जो समुचित विकास इस विधानसभा की होनी चाहिए वो नहीं। चलिए ये बताइए, झारखंड में अब तो सरकार बनाने और बिगाड़ने की बात हो रही है, तो अब झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड में सरकार हम लोगों को आशा है कि भाजपा की ही आएगी। क्यों इनको आशा है? मान रहे हैं कि ये इनकी आशा बरकरार रहेगी या फिर निराशा होगी? नहीं, देखिए, इस बार सरकार बनाना, जोश में आप लोग बोलिए। युवाओं का जो रोल रहेगा थोड़ा मतलब ज्यादा रहेगा और युवाओं का मतलब जो डिमांड होता है, जितने भी परीक्षाएं होती है वो नियमित समय पे हो, रोजगार लोगों को मिले, वो लेकिन नजर नहीं आ रहा है। तो यानी जेएमएम की सरकार में ये सारी चीजें नहीं हुई जी, तो इसलिए कहीं ना कहीं इनका जो कहना था बदलाव। आप भी कुछ बोलेंगे? हम सर जी दोनों से धोखा खाए हुए, रोजगार के लिए बहुत तरस रहे हैं। ना बीजेपी रोजगार दे सकी, ना हेमंत सोरेन रोजगार दे सके। अब तो मैंडेट दे दिया, इन्हीं दोनों में से किसी को आना है। अब तो अब आप लोग, हम तो अपना मैंडेट दे चुके हैं सर, लेकिन खाए युवा पूरा एकदम त्रस्त है सर, बहुत बेचैन है एकदम। हम लोग का देख लीजिए क्या स्थिति है, आज 7-8 साल से तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की समस्या है ये। आप बताइए क्या लग रहा है झारखंड में किसका पलड़ा भारी? पल्ला तो हिसाब से बीजेपी का ही भारी लग रहा है। अब आगे अनन्या, सबसे बड़ी बात है कि लगातार लोगों से मैंने बात की, ग्राउंड जीरो तक मैंने ये देखा है कि जो झारखंड के मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है बरहेट, वहां विकास की लौ नहीं पहुंची है। तो ये सारी जो फैक्टर्स है वो दिखा रही है कि कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। और जी ठीक है, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, अब फाइनल नतीजे जब 23 को हम सबके सामने होंगे तो पता चलेगा कि आखिरकार कौन से मुद्दे जो है वो भारी रहे और कौन से वादे जो हैं वो जनता के दिलों तक जगह बना पाए। हमारे साथ निकिता बनी हुई है, कटहरी से लाइव है। निकिता, अगर हम 9 उपचुनाव सीटों की बात करें उत्तर प्रदेश की, क्या वोट परसेंटेज रहा और जो वोट परसेंटेज है वो किसके लिए अच्छे इशारे कर रहा है और किसके लिए खतरे की घंटी? बिल्कुल, अगर कटहरी की बात की जाए तो फिलहाल 5 बजे का जो वोटिंग परसेंटेज अभी कटहरी ने रिकॉर्ड किया है वो 56.69% वोट यहाँ पर पड़े हैं। हालांकि 5 बजे तक के ये आंकड़े हैं, लेकिन अनन्या, अगर मैं 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करूं तो ये वही कटहरी विधानसभा है जहां पर 62.51% ऑफ वोटिंग मतदान हुए थे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ग्राफ गिरता नजर जरूर आ रहा है। हालांकि अभी फाइनल जो आंकड़ा यानी कि 1% रिकॉर्ड होकर के जल्दी सबके सामने आएगा, लेकिन यहाँ पर कई जगहों पर साफ
तौर पर जो लड़ाई देखने को मिली वो समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी की रही। और एक चीज और भी खास रही कि जिस तरीके से अब पार्टी और अपोजिशन के जो कई ऐसे बड़े चेहरे हैं, जो नेता हैं, वो दावा तो जरूर कर रहे हैं कि फिलहाल इस बार 9 की 9 सीटों पर जीत हमारी होगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात की जाए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए। लेकिन फिलहाल अब जिस तरीके से 9 सीटों पर जो 90 उम्मीदवार थे वो मैदान में तैनात थे, फिलहाल उन सभी की किस्मत ताले में बंद हो चुकी है, जिसका खुलासा 23 नवंबर को हो जाएगा, जब जनता ने फिलहाल कई इश्यूज, कई मुद्दे अपने जहन में रखते हुए आज वोट किया है और उसका जो परिणाम है वो अब 23 नवंबर को दिखेगा। हालांकि मतदान केंद्र पे जो डोर्स हैं वो लगभग 5 बजे के करीब शट डाउन होने लगे थे और ईवीएम मशीन को भी उठा करके जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां पर रखा गया है। अब गिनती शुरू होनी है और 23 को परिणाम आएगा। बहुत सारी चीजें उत्तर प्रदेश ने देखी हैं, चाहे वो पोस्टर वॉर हो, चाहे वो ऐसी पार्टी जिसकी मौजूदगी नहीं दिखी, जिसका व्यक्तित्व खत्म होते हुए दिखा, लेकिन पोस्टर वॉर के जरिए भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के, अगर मैं आदित्यनाथ की बात करूं तो उन्होंने भी जो नारा दिया, अब देखने वाली बात होगी कि उनके नारे भी ये जो समीकरण बनाने में कितना सफल साबित होते हैं। तमाम मुद्दे यहाँ पर रहे लोगों के, लगातार हम ग्राउंड जीरो पर बने रहे, कई विवाद हुए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भी कंप्लेन दर्ज कराई कि यहाँ धांधलेबाजी हो रही है, फर्जी बुरके खरीदे जा रहे हैं वोट डालने के लिए। तो ऐसे फिलहाल अनुमान लगाया जा रहा है, सभी को उम्मीदें हैं कि वो सारी सीटें जीत रही हैं, लेकिन अभी फिलहाल 23 तारीख का इंतजार करना होगा। चलिए निकिता, आपके पास आएंगे। डेरिल मिरांडा वर्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डेरिल, वर्ली से आदित्य ठाकरे चुनावी मैदान में है, क्या वोट परसेंटेज यहाँ पर रहा, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता ने वोट किया? देखिए, मुंबई में और महाराष्ट्र की बात करें तो इस बार महाराष्ट्र में टोटल 58.02% का वोटिंग हुआ है शाम 5 बजे तक का। और वर्ली की बात की जाए तो वर्ली विधानसभा क्षेत्र में 47.50% वोटिंग का हुआ है शाम 5 बजे तक का। जो आंकड़े है वो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे। जब हमने वर्ली में बात की लोगों से तो लोगों का ऐसा कहना था कि मुंबई और वर्ली की खास करके जो विकास के बारे में जो कहेगा हम उनका साथ देंगे। वर्ली में जो आदित्य ठाकरे एमएलए है जो 2019 में चुन के आए थे, लोगों का ऐसा कहना था कि उनकी जो शाखा है वो वर्ली में नहीं है और जिनसे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है और उनको मिलने के लिए, और लोग जो अपनी समस्या उनको नहीं बता पाते क्योंकि वो ठाकरे फैमिली से भी आते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी फोर्स भी इतनी होती है कि जो आम नागरिक जो है वो उनको नहीं मिल पाते ओपनली। इसकी वजह से वर्ली का लोगों का ऐसा कहना था कि इस बार की इलेक्शन में उनको चेंज चाहिए, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में वर्ली से आदित्य ठाकरे जब चुनाव में लड़ रहे थे तो उनके अगेंस्ट में कोई कैंडिडेट जो है वो दिया नहीं गया था। लेकिन इस बार आदित्य ठाकरे के सामने जो 2 कैंडिडेट दिए गए हैं, शिवसेना शिंदे गुट से मिलिंद देवरा और एमएनएस से संदीप देशपांडे, तो आदित्य ठाकरे के लिए इस साल की जो चुनाव है वो बहुत ही अपन कह सकते हैं कि फाइटिंग होने वाले फाइटिंग सीट है, क्योंकि वर्ली विधानसभा क्षेत्र जो है वो इस साल का महाराष्ट्र का हॉटस्पॉट सीट भी मानी जाती है, क्योंकि आदित्य ठाकरे मंत्री रह चुके हैं। और जब लोगों का ऐसा कहना है कि 5 साल में बहुत से विकास काम जो है वो रुके हैं, बहुत विकास जो है वो वर्ली का उतना हुआ नहीं, क्योंकि वर्ली पूरे विधानसभा क्षेत्र में ग्राउंड की समस्या है। युवाओं का ऐसा कहना था कि वर्ली में ग्राउंड भी नहीं है बच्चे लोग को खेलने के लिए, तो बहुत सी समस्या है जो वर्ली से निकल के सामने। और इसलिए हम देख रहे हैं कि वर्ली में अगर वोटिंग परसेंटेज भी देखो तो कम है, और इसका भी फायदा और नुकसान किसको होगा ये तो 23 तारीख को ही पता चलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डेरिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया।